हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इससे पहले मैं दो पार्ट करा चुका हूं, आज तीसरा पार्ट है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। इससे पहले वीडियो में दो, और ये मैं इतने अच्छे प्रश्न लेकर आया हूं कि वहां से काफ़ी लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि इस तरह से ही प्रश्न जो है अब यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है, कौन सा कथन सत्य है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो सत्य है। सबसे पहले हम फोकस करते हैं इसमें जो वर्ड होते हैं। तो सत्य पूछा है, तो इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स। महासागरीय वातावरण जल का युग्मन, यानी जो महासागरीय वातावरण जल होता है उसका युग्मन, ऊष्मा और संवेग स्थानांतरण भी पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल, जब जो महासागरीय वातावरण होता है जल का, वो जैसे उसका युग्मन होता है, जुड़ते हैं आपस में, तो ऊष्मा और संवेग जो हीट होती है, मोशन होती है, जो घूमता है, संवेग होता है, वो स्थानांतरण भी पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, बिल्कुल होती है। आगे देख लेते हैं। कोरियोलिस फोर्स, यानी कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में समुद्र के पानी को अपने पथ के दाईं ओर खींचता है। यानी कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो उत्तरी गोलार्ध में, यानी ये दो गोलार्ध है, नॉर्थ है, ये साउथ है, तो उत्तरी गोलार्ध में समुद्र के पानी को, यानी जो समुद्र का वाटर होता है उसको अपने पथ के, जो अपना रास्ता होता है, उसका पथ माने होता है रास्ता, तो उसके पथ के दाईं ओर, यानी इस ओर दाईं ओर खींचता है। बिल्कुल दाईं ओर खींचता है। अगर पूछता कोरियोलिस बल दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र के पानी को अपने पथ के बाईं ओर खींचता है फ्रेंड्स, तब होता बाईं ओर। इसका नियम है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये भी सही है। आगे तीसरा ऑप्शन है, चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के दोनों ओर ज्वारीय उभार बनाते हैं। यानी कि जो चंद्रमा, और जैसे मान लीजिए ये है फ्रेंड्स, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है। तो ये इसमें पूछा है फ्रेंड्स कि चंद्रमा और सूर्य, यानी ये सूर्य, ये पृथ्वी, यानी कि अर्थ, सन, ये मून है, तो पृथ्वी के दोनों ओर, यानी कि इस साइड और इस साइड ज्वारीय उभार बनाते हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, ये अपनी ओर आकर्षण करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, और ये अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये क्या होते हैं, दोनों तरफ जो एक उभार बनाते हैं फ्रेंड्स। तो ये भी सही है फ्रेंड्स, बिल्कुल। तो इसका होगा 1, 2, 3, यानी कि तीनों सही हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर। फिर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, ये वाला भी। इसमें है, सही सुमेलित कीजिए, यानी कि लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। आपको पता है यहाँ से जो प्रश्न काफ़ी बनता है, ये पूछा जाएगा। एसिड रेन, यानी कि जो अम्ल वर्षा है वह किससे होती है। फोटोकेमिकल स्मॉग, यानी कि धुंध, यानी कि फोटोकेमिकल धुंध, ये किससे होता है। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, किसके साथ, हीमोग्लोबिन यानी जो हमारा ब्लड होता है उसका संयोजन किसके साथ होता है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन, यानी ओजोन का क्षरण किससे होता है। तो फ्रेंड्स हमें पता है, एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स ये इस तरह से पूछे गए थे कि ये सही हैं या गलत हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। NOx का मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड और SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो अम्ल वर्षा जो होती है ये नाइट्रिक ऑक्साइड से होती है। वहीं बात करें फोटोकेमिकल धुंध, यानी कि जो स्मॉग होता है वो जो होता है फ्रेंड्स, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो इससे फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, जो प्रकाश की क्रिया और नाइट्रोजन और जल के साथ जो है क्रिया करता है, जिससे ये बनता है। और आगे होता है, आगे क्या, हीमोग्लोबिन के साथ। फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन यानी ब्लड होता है, तो हम जब कहीं बाहर जाते हैं, शहर में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है, जो ट्रांसपोर्ट से निकलती है, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज से निकलती है, तो वो हमारे जो दिमाग होता है, माइंड होता है, उसमें एकदम ऐसा इफेक्ट डालती है, चढ़ने लगती है, जिससे क्या होता है, एकदम हमें नींद आने लगती है और एक लेजी सुस्तीपन सा आने लगता है और सर एकदम भारी होता है। तो हीमोग्लोबिन यानी ब्लड के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर लेती है, क्रिया कर लेती है। फ्रेंड्स मैंने इसलिए इसमें कोड नहीं बनाया, क्योंकि कोड बनाता तो काफ़ी लंबा हो जाता, तो मैं ऐसे ही मैच कर रहा हूँ। अम्ल वर्षा नाइट्रिक ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड, फोटोकेमिकल स्मॉग ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन यानी
हीमोग्लोबिन था तो कार्बन मोनोऑक्साइड। वहीं डिप्लेशन ऑफ ओजोन यानी ओजोन का क्षरण जो होता है वो जो होता है क्लोरीन और ब्रोमीन यानी कि CFC सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है CFC, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, तो तीनों को मिलाकर बनता है CFC। तो CFC सबसे ज़्यादा जो मोस्ट रेस्पॉन्सिबल है फ्रेंड्स, ये क्लोरीन है इसमें ओजोन डिप्लेशन के लिए। तो ये देख लीजिएगा, काफ़ी मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। फिर है लिस्ट 1 लिस्ट 2, मैंने काफ़ी सवाल बनाने की कोशिश की है क्योंकि यहाँ से प्रश्न फर्स्ट पेपर में भी बन जाते हैं। हरे पौधे, पशु परजीवी, पादप परजीवी, कवक यानी फंगी प्लांट जो डिपेंड होते हैं, और पशु परजीवी हरे पौधे। तो हरे पौधे जो होते हैं फ्रेंड्स ये निर्माता होते हैं यानी कि प्रोड्यूसर होते हैं। वहीं पशु परजीवी ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। पादप परजीवी यानी प्लांट परजीवी ये जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। वहीं कवक यानी फंगी ये अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर। तो ये इनको याद रखिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं फ्रेंड्स, यहाँ से पूछ लेता है कौन सी जो पुस्तक है कब पब्लिश हुई थी, तो ये प्रकाशन वर्ष है इनका पब्लिकेशन का, और ये बुक का नाम है जैसे कॉस्मोस हुई थी 1845 में पब्लिश हुई थी हम्बोल्ट की, ये भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर हम्बोल्ट, मैं सबको पता है। आठकुंडे रिट्टर की है, रिट्टर जो कि 1817 में हुई। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये डार्विन की है, 1859 में हुई थी पब्लिश। एंथ्रोपोजोग्राफिक सबको पता है 1899 हुई, ये रेड जेल की है। तो फ्रेंड्स ये क्रम पूछा जा सकता है कि ये इनका क्रम लगाइए कौन सी बुक सबसे पहले आई, तो हम्बोल्ट यानी कॉस्मोस की 1845, आडकुंडे यानी रिट्टर की 1817 1817, और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में आई थी डार्विन की। एंथ्रोपोजोग्राफिक जो 2 खंडों में है ये रेड जेल की है, 1899 में आई थी। फ्रेंड्स और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा है, एक मिनट फ्रेंड्स, यानी केंद्र सरकार, एक मिनट फ्रेंड्स मैं इसको सही कर लूँ, थोड़ा सा देख नहीं रहा। केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी कौन सी है जो सभी पर्यावरणीय गतिविधियों के प्रचार और समन्वय की योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है। यानी ऐसी कौन सी केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है जो सभी पर्यावरण गतिविधियां यानी जो इन्वायरमेंट में जो गतिविधियां हो रही हैं उसको प्रचार अवेयरनेस यानी समन्वय की योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या पर्यावरण और वन मंत्रालय। तो फ्रेंड्स जो केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है वो पर्यावरण गतिविधियों और प्रचार और समन्वय की योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है, वह है पर्यावरण और वन मंत्रालय। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा है अरावली पर्वतमाला निम्न में से किस भारतीय राज्य में फैली हुई है। फ्रेंड्स इनमें से हमें एलिमिनेट करना है कि वह यानी कि जो अरावली पर्वत है सबसे प्राचीन पर्वत विश्व का, ये एक अवशिष्ट माउंटेन भी है, तो ये किस राज्य में फैली हुई है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली। तो फ्रेंड्स इसमें पंजाब है तो ये नहीं होगा, पंजाब है ये भी नहीं होगा क्योंकि पंजाब में नहीं है, राजस्थान में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है, राजस्थान में, हरियाणा, दिल्ली में भी है। तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, आंसर होगा सी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा है ये मॉडल्स हैं, मैंने इसमें मैच द फॉलोइंग नहीं किया क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है, अगर मैं इसमें कोड बनाता तो मैं ऐसे ही बता दूंगा। संकेंद्रित क्षेत्र यानी कंसेंट्रिक जोन मॉडल ये किसका है। तो फ्रेंड्स ये बर्गेस का है। पूछा सेक्टर मॉडल यानी कि जो खंड सिद्धांत है ये होयट और डेविस का है। बहुनाविक मॉडल यानी कि मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल ये हैरिस उल्मेन का है, 1945 में आया था। ये 1923, 1925 भी आता है कहीं कहीं। और होमर हायट का 1939, बहुनाविक 1945, ये पूछा जा सकता है। इनका क्रम लगाइए आने का। ग्रामीण शहरीय फ्रिंज यानी कि रूरल अर्बन फ्रिंज ये किसने दिया था, आरजे प्रियोर ने। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है क्योंकि नया है। तो सेकेंड ये तो सब पूछे गए हैं PYQ में। तो ग्रामीण शहरीय फ्रिंज यानी कि रूरल अर्बन फ्रिंज तो आरजे प्रियोर ने दिया, तो इसका सब मैच मैंने कर दिया, आप देख लीजिएगा इसको। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एक और है,
है दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन हैं वो इस तरह से पूछे जा रहे हैं कि एक साइड दे दी जाएगी कि जैसे दंडकारण्य पठार है वो किस, ये नहीं पूछेगा किस राज्य में, किस उसकी दिशा बताइए कि दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, मध्य। तो इस तरह से क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। तो दक्षिण भारत में जो नीलगिरी पहाड़ी हैं, जो कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु, उनके बीच में जो पहाड़ी है उसके दक्षिणी छोर पर, यानी इसकी ये पहाड़ी है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो ये जो पहाड़ी है इसके नीचे साउथ में, ये पूछा ना, नीलगिरी पहाड़ी दक्षिण छोर पर इसकी साउथ में दर्रे का क्या नाम है? थालघाट। तो फ्रेंड्स हमें पता है थालघाट ये महाराष्ट्र में है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि नीचे की बात हो रही है। तो महाराष्ट्र में एक और है अम्बा पास या अम्बा घाट, ये भी याद कर लिएगा क्योंकि नए जो हैं बर्ड बहुत ज़्यादा निकाले जा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी नदी पूछी गई थी एक सरस्वती जिसको कहते हैं, जिसका नाम हरियाणा में है फ्रेंड्स, वो अब मेरा याद नहीं आ रहा, वो भोर घाट, ये भी फ्रेंड्स पुणे है, पुणे ये भी महाराष्ट्र में है। बोलन दर्रा, पालघाट जो कि केरल में है। तो फ्रेंड्स दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर जो स्थित दर्रा है उसको कहते हैं पालघाट दर्रा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, तापीय दक्षता सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया गया? कहने का मतलब है टीई रेशियो, टीई इंडेक्स का मतलब होता है थर्मल इफिशियंसी। तापीय दक्षता यानी कि थर्मल इफिशियंसी सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया गया था? अभी एक प्रश्न आपने देखा होगा 2022 में पूछा गया था कि जो हैकिस्टो थर्मल है, मेगा थर्मल है, मैसोथर्मल है, कुछ इस तरह से थर्मल हैं 5-6, तो उनको किसने यूज किया था? तो थानवेट ने और कॉपन ने उसको यूज किया था। ये प्रश्न में ऑप्शन में थे। तो इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो इसका जो आंसर होगा तापीय दक्षता सूचकांक यानी कि टीई रेशियो, यानी तापीय दक्षता या तापीय इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी। तो ये दी थी थानवेट ने। एक था पीई सूचकांक, पीई इंडेक्स, ये भी इन्हीं का ही है। प्रेसिपिटेशन इंडेक्स यानी कि बाष्प पोषसर्जन दक्षता सूचकांक, ये भी थानवेट का। तो पूछा जा सकता है अपने कोड बना करके, तापीय दक्षता सूचकांक यानी कि थर्मल इफिशियंसी इंडेक्स एंड प्रेसिपिटेशन इफिशियंसी इंडेक्स यानी कि बाष्प पोषसर्जन दो दक्षता सूचकांक है। इसको किसने यूज लाया था? तो थानवेट ने लाए थे। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और बताएं मुझे वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत की है इसमें और कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़ नए से नए जो है और जो क्वेश्चन है मैं लाने की कोशिश करूँ जो आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियोज़। थैंक यू।